हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एकेडमिक विंग्स के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम शुरू करने वाले हैं अराइवल ऑफ यूरोपियंस के अंदर इंग्लिश का आगमन। जो अंग्रेज जो थे, जो ब्रिटिश जो थे, उनका आगमन भारत में कैसे हुआ, कैसे उन्होंने शुरुआती दिनों में अपने ट्रेड को इस्टेब्लिश किया अलग अलग क्षेत्रों में भारत के, किस तरीके से यहाँ के जो लोकल रूलर्स थे उनसे उनको टाइम टू टाइम सपोर्ट मिला, और वो कैसे अपने प्रतिद्वंदी जो चाहे वो डच हों या फिर पुर्तगीज हों, इनको उन्होंने हटाया अपने रास्ते से और अपनी सुप्रमेसी धीरे धीरे स्थापित की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला तो है कि इंग्लिश जो थे वो यहाँ पर आने को मजबूर क्यों हुए, क्या कारण था ऐसा जिसके कारण कि ब्रिटिश यहाँ पर आए। तो सबसे पहला जो रीज़न हो जाता है वो हो जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। पूरे यूरोप में इकोनॉमिक डेवलपमेंट जोरों पे थी और ब्रिटेन भी इससे कहीं ना कहीं अछूता नहीं था। इस कारण से क्या हो रहा था कि रिसोर्स की ज़्यादा डिमांड हो रही थी, और रिसोर्स में भी हम लोग रॉ मटेरियल्स को देखते हैं। रॉ मटेरियल्स की डिमांड ज़्यादा हो रही थी, वही स्पाइसेस का या फिर जो रॉ मटेरियल्स इंडिगो हो, कॉटन हो, इन चीज़ों की आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। और वो फुलफिलमेंट न होने के कारण वे लोग वाइड स्प्रेड ट्रेवल करना चाहते थे। और इसके में सबसे बड़ा जो उन लोगों के लिए हेल्पफुल चीज़ बना वो बना शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी में उछाल। शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी जो था वो जैसे जैसे ग्रो किया वैसे वैसे इन लोगों के लिए वॉयज आसान हो गया, क्योंकि हम लोग पहले के चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि अरब्स के इन्वेजन के कारण या अरब्स के उस रूट को इंक्रोचमेंट कर लेने के कारण वो लोग साउथ ईस्ट एशिया के क्षेत्रों से उस क्षेत्र को कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे यूरोप को, इसलिए उन्होंने समुद्र का मार्ग चुना। तो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जो हो जाता है हमारा वो पुर्तगाल और डच, जो ये दोनों कंपनी जो पहले से यहाँ आके और प्रॉफिट कमा रहे थे, तो ये कहीं ना कहीं पूरे यूरोप में चर्चा का विषय बन चुका था कि ये दो देश के जो व्यापारी थे वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। और इस चीज़ को लेकर के जो अंग्रेज जो थे, जो ब्रिटिश मर्चेंट्स थे, जो वहाँ के व्यापारी थे, वो भी इस चीज़ से अचंभित हो गए और उन्होंने भी इस क्षेत्र में व्यापार करने की योजना बनाई। और इसके तहत ये दो इंपॉर्टेंट कारण था। और इसके तहत क्या होता है कि 1599 में ये क्वेश्चन पूछा गया कि 1599 में एक ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स थे जो अपने आप को, या जिनको ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स कहा जाता था मर्चेंट एडवेंचरर्स। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स जिन्होंने कंपनी बनाने के बारे में सोचा या इस क्षेत्र में व्यापार करने के बारे में जिनके मन में ख्याल आया, उस कंपनी को, उस ग्रुप को क्या कहा जाता था? तो उनको कहा जाता था मर्चेंट एडवेंचरर्स कहा जाता था। और जब उनको मर्चेंट एडवेंचरर्स कहा जाता था तो इन लोगों ने क्या किया कि एक कंपनी का निर्माण किया, और उस कंपनी का नाम था जो थोड़ा सा एग्जाम में कभी कभी पूछ दिया जाता है, थोड़ा लंबा नाम है, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ये ईस्ट इंडीज का जो टर्म है, इसको आगे हम मैप के थ्रू क्लियर करने का कोशिश करेंगे। तो गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज, ये जो कंपनी का एक नाम था। अब हम लोग मैप के माध्यम से इसको देखने का प्रयास करते हैं। पहले तो ये होता है कि यूरोप के क्षेत्रों से ये आते हैं और इस क्षेत्र में आते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग केप ऑफ गुड होप से इस क्षेत्र की ओर बढ़ेंगे, ये पूरब का क्षेत्र हो जाता है। और इसी जो पूरब के क्षेत्रों में जो व्यापार करने के लिए कंपनी बनती थी, इसीलिए ये टर्म लगाया जाता था ईस्ट इंडीज। ये यही का कंसेप्ट है ईस्ट इंडीज का, क्योंकि पुर्तगाली कंपनी और डच कंपनी और हर किसी के नाम में कहीं ना कहीं ये चीजें लगी थी। और इस क्षेत्र को ईस्ट का क्षेत्र, पूरब का क्षेत्र कहा जाता है। और इससे इधर के जो क्षेत्र होते थे इनको पश्चिम का क्षेत्र, ये यूरोप के कंसेप्ट को लेते हुए। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इस क्षेत्र से ये लोग आते हैं और व्यापार करते हैं। अब इसी में देखते हैं सबसे पहला जो अगला क्या डेवलपमेंट होता है कि 1599 में उन्होंने कंपनी बनाई, और 31 दिसंबर 1600, ये डेट कई एग्जाम में पूछा गया है कि 31 दिसंबर 1600 को क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने एक चार्टर इशू किया। चार्टर कहा जाता है एक फर्मान, ऑफिशियल रिटन जो लेटर होता है, जो ऑर्डर होता है कोई भी ऑफिशियल, उसको हम लोग चार्टर कहते हैं। तो एक चार्टर इशू किया गया क्वीन एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा, किसको? तो कंपनी को, 31 दिसंबर 1600 को। और उसमें क्या क्लियर किया गया था? उसमें यह लिखा गया था कि 15 वर्ष के लिए कंपनी को, 15 वर्ष के, यानी कि 1600 से 1615 के लिए, अगर 1600 में वो लोग जाते तो 15 वर्षों के लिए उसमें उनको व्यापार करने की छूट दी गई थी, व्यापार करने का अधिकार दिया गया था। हालांकि इस जो चार्टर था इसको एक्सटेंड कर दिया गया अनिश्चितकालीन समय के लिए 1609 में
जेम्स प्रथम उस वक्त शासक हुआ करते थे और जेम्स प्रथम के काल में 1609 में एक नए चार्टर के तहत इसको इंडेफिनेटली एक्सटेंड कर दिया गया। तो ये 2 पॉइंट क्लियर है। अब अगला देखते हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है कि जिस वक्त ये चार्टर इशू हो रहा था उस वक्त भारत में जो शासक थे वो अकबर थे, क्योंकि अकबर का शासनकाल 1605 तक चला है और ये जो चार्टर इशू हुआ ये 1600 में हुआ। तो ये जो चार्टर था ये भारत में जो शासक थे उस वक्त मुगल बादशाह अकबर के नाम पे था, क्योंकि उस वक्त 1600 में अकबर का शासनकाल था। लेकिन जब ये आते हैं यहाँ 1608 में कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में अप्रैल 1608 में ये लोग यहाँ पहुंचते हैं भारत में। और भारत में कहाँ पे पहुंचते हैं तो गुजरात में एक सूरत नाम का स्थान है पश्चिमी भारत में, उस तट पर पहुंचते हैं, वहां पे सूरत में पहुंचते हैं। और जिस शिप से आते हैं उस शिप का नाम का एग्जाम में पूछा गया है, तो उस शिप का नाम है हेक्टार। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में जो अंग्रेजों का पहला बेड़ा आया था सूरत में वो किस जहाज से आया था, तो हेक्टर नामक जहाज से आया था। अब जब यहां आते हैं तो वो जहांगीर के दरबार में जाते हैं, जहांगीर जो कि अकबर के बाद शासक बने थे, और वहां जाते हैं और वहां पे फारसी में उनसे बातचीत करते हैं, उनको वो चार्टर प्रोवाइड करते हैं और उनसे फारसी में बातचीत करते हैं। जब इस प्रकार की व्यवहार होती है तो वो जहांगीर जो है वो इम्प्रेस हो जाते हैं उनसे, क्योंकि कोई बाहरी व्यक्ति जो कि विदेशी मूल का है वो अगर यहाँ आता है और यहाँ के लोकल लैंग्वेज में जो वहाँ के बादशाह का लोकल लैंग्वेज था उसमें अगर बात करते हैं तो वो इस चीज़ से इम्प्रेस हो गए थे। और इम्प्रेस होकर के उन्होंने एक उनको खिताब दे दिया था जिसको कहते हैं इंग्लिश खान। इंग्लिश खान का टाइटल हॉकिंस को, कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि जहांगीर, मुगल बादशाह जहांगीर जो थे उनके द्वारा दी गई थी। और ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि इंग्लिश खान की उपाधि किसको मिली थी, तो कैप्टन हॉकिंस को मिली थी। किसके द्वारा मिली, तो जहांगीर के द्वारा मिली। अब यहां तक क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं। हालांकि जो मंसूबा लेकर के हॉकिंस आए थे यहाँ की जाने के साथ बहुत हम लोग को ट्रेड में रियायती मिल जाएगी और काफी हम लोग का फायदा होगा, वैसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि उस वक्त तक जो पुर्तगीज थे, जो पहले यूरोपियंस थे, वो पहले से आकर के इस क्षेत्र में स्टैब्लिश हो चुके थे और वो मुगल बादशाह के ज़्यादा करीब थे और उनकी चूंकि नेवी जो थी वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थी, बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, तो मुगल बादशाह उस चीज़ को भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते थे। लेकिन इसी बीच एक घटना होती है। उस घटना पे आए उससे पहले हम लोग एक पॉइंट देख लेते हैं। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कि 1611 में उसके बाद चूंकि बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता है तो 1611 में ये लोग व्यापार करना शुरू कर देते हैं मसूलीपट्टनम के क्षेत्र से। मसूलीपट्टनम दक्षिण भारत का एक क्षेत्र है आंध्र प्रदेश के पास, वहां से ये लोग व्यापार करना शुरू कर देते हैं। और कंपनी का जो पहला सेटलमेंट होता है वो 1611 में मसूलीपट्टनम में। ये कोई फैक्ट्री नहीं था क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्शन वर्क नहीं होता था, सिर्फ लोग रहते थे और ट्रेड होता था। तो इसलिए पहला सेटलमेंट जो कंपनी का भारत में बना था, अंग्रेज कंपनी का, वो 1611 में मसूलीपट्टनम में बना था। लेकिन इसी बीच 1612 में एक घटना होती है। 1612 में स्वाली का युद्ध, बैटल ऑफ स्वाली नाम का युद्ध होता है। और ये किसके किसके बीच में होता है, तो पुर्तगीज और इंग्लिश के बीच में होता है। और इसमें इंग्लिश जो कंपनी थी, सेना थी, उसका नेतृत्व कर रहे थे थॉमस बेस्ट। और ये थॉमस बेस्ट के नेतृत्व में जो अंग्रेज की सेना होती है वो पुर्तगीज को हरा देती है। अब जब पुर्तगीज हार जाते हैं तो इसका बहुत वाइड रेंजिंग इफेक्ट होता है। जो मुगल बादशाह होते हैं उनको लगता था कि पुर्तगीज ज्यादा सुप्रीम है और इनको कोई हरा नहीं सकता है, लेकिन चूंकि हार जाने के बाद मुगल बादशाह जो थे उनका ध्यान ब्रिटिश की ओर गया कि उनसे ज्यादा, पुर्तगीज से ज्यादा पावरफुल भी कोई यूरोपियन यहां आ चुका है। और इसके तुरंत बाद क्या होता है कि जो उनको परमिशन मिल जाता है ब्रिटिश को फैक्ट्री सेटअप करने के लिए। और ये बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है अंग्रेज के यहाँ पर इस्टेब्लिश होने में। और जो इनको मिलती है स्वीकृति, तो पहला जो ये फैक्ट्री लगाते हैं ये 1613 में सूरत में कंपनी की पहली फैक्ट्री। और ये कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेज की जो कंपनी थी उन्होंने अपना पहला फैक्ट्री कहाँ लगाया था, तो 1613 में लगाया था, सूरत में लगाया था। तो ये कंफ्यूजिंग पॉइंट रहता है कि 1611 और 1613 दोनों। तो ये मसूलीपट्टनम में पहला सेटलमेंट था और फर्स्ट जो प्रॉपर फैक्ट्री थी वो सूरत में 1613 में लगी थी। अब आते हैं 1615 में। 1615 में एक और अंग्रेज अधिकारी आते हैं, सर थॉमस रो। इनसे भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये उस वक्त के जो शासक रहते हैं जेम्स प्रथम, उनके एम्बेसडर होते हैं। और जेम्स प्रथम के एम्बेसडर बन के ये आते हैं
भारत में आते हैं और ये जहांगीर के दरबार में जाते हैं। इनके आने के पीछे की जो मंशा होती है कि वो बहुत सारे ट्रेड में रियायत प्रदान करना चाहते हैं अंग्रेजों को, और इसलिए वो अंग्रेज के हित के लिए जहांगीर के दरबार में जाते हैं। और ये यहाँ 1615 में आते हैं और 1619 तक लगभग यहाँ रहते हैं। इस दौरान वो काफ़ी सारे जो व्यापारिक जो रियायत थी, ट्रेड ग्रीवेंसेस था, वो इनको मिलता है। काफ़ी सारे प्रिविलेज वो कंपनी की ओर करके यहाँ से जाते हैं, जिसमें क्या था कि आगरा में फैक्ट्री भी इस्टेब्लिश करने का अधिकार इनको मिल जाता है, अहमदाबाद के क्षेत्र में, भरूच के क्षेत्र में, यानी कि जो वेस्टर्न पार्ट जो था भारत का, उस क्षेत्र में काफ़ी सारी फैक्ट्री के एस्टेब्लिशमेंट का इनको अधिकार मिल जाता है। अब आगे देखते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है 1662 में क्या होता है। चार्ल्स द्वितीय, एक अंग्रेज जो राजकुमार रहते हैं, अंग्रेज जो प्रिंस रहते हैं, उनकी शादी होती है कैथरीन नाम की एक राजकुमारी, पुर्तगीज राजकुमारी रहती है, उनसे। और इस शादी के एवज में, यानी कि दहेज के रूप में, डाउरी के रूप में, बॉम्बे जो है वो चार्ल्स द्वितीय को गिफ्ट दिया जाता है पुर्तगीज के द्वारा। और चूंकि बॉम्बे इनको गिफ्ट दिया जाता है तो वो खुद इसको न रख करके 1668 में, ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, 1668 में कंपनी को दे देते हैं। और कंपनी को फ्री में नहीं देते हैं, उसके एवज में वो 10 पाउंड एनुअली रुपया चार्ज करते हैं। 10 पाउंड जो है वो पैसा वो चार्ज करते हैं। तो 1662 में चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बॉम्बे का क्षेत्र दिया जाता है पुर्तगालियों के द्वारा, लेकिन वो 1668 में इस क्षेत्र को कंपनी को लीज पे दे देते हैं और 10 पाउंड एनुअली उनसे वसूल करते हैं। तो इस तरीके से जो बॉम्बे का क्षेत्र था वो किसके पास आ गया, ईस्ट इंडिया कंपनी या कंपनी के पास आ गया। और वेस्टर्न पार्ट में जो था वो पूरा सुप्रीमेसी ब्रिटिश का आ गया, क्योंकि पुर्तगालियों के साथ इनके रिलेशन हो गए और उनसे बहुत ज्यादा कंफ्लिक्ट होने के चांसेस नहीं थे। और चूंकि ये बॉम्बे एक बहुत बड़ा क्षेत्र था तो वेस्ट इंडिया का इसको हेडक्वार्टर बना दिया गया। 1687 तक इंग्लिश जो थे उनको वेस्टर्न पार्ट, पश्चिमी जो भारत का क्षेत्र था, उस पर पूरा कंट्रोल हो गया और जो बॉम्बे को इन्होंने अपना हेडक्वार्टर बना दिया। तो एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब इन्होंने वेस्ट इंडिया में अपना प्रभुत्व जब काबुल कर लिया, सुप्रीमेसी स्थापित कर दी इस क्षेत्र में, तो 1632 में क्या होता है, वो लोग उसके बाद साउथ की तरफ मूव करते हैं, दक्षिण भारत की तरफ। और दक्षिण भारत में पहले से एक सेटलमेंट उनका था मसूलीपट्टनम में, जो कि आगे चल के मसूलीपट्टनम का वो जो सेटलमेंट था वहां पे 1616 में उन्होंने फैक्ट्री स्थापित कर दी थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मसूलीपट्टनम में सेटलमेंट तो 1611 में स्थापित हुआ, लेकिन फैक्ट्री कब बनी थी, तो 1616 में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है कि 1632 में एक शाही फरमान जारी होता है, किसके पक्ष में, तो ब्रिटिश के पक्ष में। और ये जारी कौन करते हैं, तो गोलकोंडा जो एक क्षेत्र है आंध्र प्रदेश में, वहां के सुल्तान, गोलकोंडा के सुल्तान जो है एक शाही फरमान जारी करते हैं अंग्रेजों की तरफ से। और उसके एवज में क्या करते हैं कि 500 पैगोडा एनुअली उनसे वसूल करते हैं। अब इस शाही फरमान में क्या था, तो गोलकोंडा का जो क्षेत्र है उसमें वो लोग व्यापार कर सकते हैं पूरी तरीके से, फोर्टिफिकेशन कर सकते हैं, वहां पर फैक्ट्री स्थापित कर सकते हैं, पूरी तरीके से घेराबंदी कर सकते हैं, और बदले में 500 पैगोडा, पैगोडा यानी कि गोल्ड कॉइन, तो 500 पैगोडा जो है वो एनुअली यानी कि सालाना गोलकोंडा के शासक को दिया जाना था। तो ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र साउथ इंडिया में इनको मिल गया। अब आगे देखते हैं 1639 में अब क्या होता है, 32 में उनको गोलकोंडा का क्षेत्र मिल गया। अब 1639 यानी कि 1639 में क्या होता है, फ्रांसिस डे एक ब्रिटिश मर्चेंट रहते हैं, एक ब्रिटिश व्यापारी रहते हैं, इनको परमिशन मिल जाता है मद्रास के फोर्टिफिकेशन का। फोर्टिफिकेशन मतलब घेराबंदी। अगर ये कोई क्षेत्र है और तो इसको चारों तरफ से सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर घेराबंदी इसकी की जाएगी तो इसी को कहते हैं फोर्टिफिकेशन, घेराबंदी। तो ये क्षेत्र था और ये घेराबंदी का अधिकार किसने दिया, तो चंद्रगिरी के शासक, चंद्रगिरी जो एक क्षेत्र था मद्रास में, उस चंद्रगिरी के शासक ने फ्रांसिस डे को 1639 में मद्रास के क्षेत्र में कंपनी को फैक्ट्री स्थापित करने की और फोर्टिफिकेशन की जिम्मेदारी दे दी या फोर्टिफिकेशन का अधिकार दे दिया। तो 1632 में उनको क्षेत्र मिला कौन सा, गोलकोंडा का, वहां पे फैक्ट्री स्थापित कर सकते हैं और घेराबंदी कर सकते हैं। 1639 में उनको क्षेत्र मिला मद्रास का, और मद्रास में किसके द्वारा मिला, तो फ्रांसिस डे को मिला चंद्रगिरी के शासक के द्वारा। मद्रास में फैक्ट्री स्थापित कर सकते हैं और घेराबंदी कर सकते हैं। और यही जो घेराबंदी, जो फोर्टिफिकेशन का अधिकार जो मिला मद्रास के क्षेत्र में, यही आगे चल के डेवलपमेंट हुआ वहां फोर्ट सेंट जॉर्ज, जो सेंट जॉर्ज का जो किला है
वो डेवलप हो गया इसी फोर्टिफिकेशन में मद्रास के तहत। और ये जो चूंकि एक बहुत बड़ा सेटलमेंट बन गया, बहुत बड़ा क्षेत्र था जो फोर्टिफिकेशन के अंदर आ गया, तो इसको हेडक्वार्टर बना दिया गया दक्षिण भारत का। तो अभी तक हम लोग देखे कि वेस्ट में यानी कि पश्चिम में, और दक्षिण में यानी कि साउथ में, इन दोनों क्षेत्रों में ब्रिटिश ने अपनी सुपरमेसी स्थापित कर ली। इस क्षेत्र में उन्होंने बॉम्बे को अपना हेडक्वार्टर बना दिया, और इस क्षेत्र में मद्रास को। मद्रास में भी किसको? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज को। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिण भारत में मद्रास में अंग्रेजों ने कौन सी पहली जो फोर्ट स्थापित की थी? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज, या पहला इनका फोर्ट था, ये पहला किला था। अब क्या होता है, चूंकि वेस्ट और साउथ में तो उन्होंने अपनी सुपरमेसी स्थापित कर ली, तो उसके बाद वो पूरब की ओर बढ़ते हैं, ईस्ट की ओर बढ़ते हैं। और ईस्ट की ओर बढ़ने पर वो उड़ीसा के क्षेत्र में एक फैक्ट्री स्थापित करते हैं, जो कई एग्जाम में पूछा गया है, बालासोर नाम की जगह पर। बालासोर उड़ीसा में 1633 में एक फैक्ट्री स्थापित करते हैं। ये कई एग्जाम में पूछा गया है। तो वेस्ट, साउथ और ईस्ट तीनों जगह वो अपना इस्टेब्लिशमेंट फैक्ट्री का करते रहते हैं, सब जगह अपना जो है वो प्रभाव दर्ज कराते हैं। अब आगे देखते हैं। अब चूंकि ये लोग साउथ इंडिया में अपने इस्टेब्लिश कर लिए खुद को, वेस्ट में कर लिए, और ईस्ट में भी बालासोर उड़ीसा में फैक्ट्री इन्होंने स्थापित कर ली। तो ये जो सबसे रिचेस्ट प्रोविंस था तत्कालीन समय में, वो बंगाल था। तो बंगाल के क्षेत्र में इन्होंने अब अपने आप को इस्टेब्लिश करने का सोचा। और इस सिलसिले में क्या होता है कि 1651 में पहला डेवलपमेंट होता है। 1651 में क्या होता है कि शाह सूजा जो कि उस वक्त बंगाल के गवर्नर थे, बंगाल के राज्यपाल थे, वो क्या करते हैं, वो ब्रिटिश को अलाउ कर देते हैं व्यापार करने का बंगाल के क्षेत्र में, उस पूरा जो बंगाल का जो टेरिटरी होता है उसमें। और बदले में वो 3000 रुपये मात्र लेते हैं, वो भी एनुअली। 3000 रुपये एनुअली लेकर के पूरा जो बंगाल का क्षेत्र था उसमें व्यापार करने की अनुमति अंग्रेजों को दे देते हैं। लेकिन यहाँ याद रखने की बात यह है कि ये टैक्स फ्री ट्रेड का उन्होंने वादा नहीं किया था। उनको हर जगह टोल लगता था, जो कि चुंगी उस वक्त देना पड़ता था वो, और टैक्स जो भी हर एक व्यापारी को लगते थे वो इनको भी लगता था। सिर्फ और सिर्फ इनको अधिकार मिल गया था कि वो विदेशी होने के बावजूद यहाँ पर व्यापार कर सकते हैं। तो ये 1651 में शाह सूजा, इनका भी नाम पूछा जाता है, तो ये मिल जाता है उनको। उसके बाद क्या होता है कि ये चूंकि व्यापार करने का अधिकार मिलता है, तो ये फैक्ट्री भी स्थापित कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो हुगली का डेट भी पूछा जाता है 1651 में। तो 1651 में भी उनको बंगाल में व्यापार करने का अधिकार मिला शाह सूजा के द्वारा, और 3000 रुपये एनुअली पे करने के बाद। और 1651 में ही उन्होंने हुगली में फैक्ट्री की स्थापना कर ली। और सिर्फ हुगली में ही नहीं की, उसके बाद वो धीरे धीरे कासिम बाजार, पटना या राजमहल या बाकी सारे भी बहुत सारे जो क्षेत्र थे वहां पे उन्होंने फैक्ट्री की स्थापना कर ली। इस बीच क्या होता है, 1682 में चूंकि उनको टैक्स देना पड़ ही रहा था, तो वो इस व्यवस्था से बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि हर जगह उनको टोल देना पड़ता था और बाकी जो कोई भी रियायत थी वो इनको नहीं मिल रही थी। तो विलियम हेज नाम के एक कंपनी के अधिकारी होते हैं बंगाल के, जो कि बंगाल में कंपनी का सारा काम देखते थे। उन्होंने उस वक्त के गवर्नर, चूंकि 1651 में गवर्नर शाह सूजा थे और 1682 का टाइम है तो गवर्नर बदल चुके थे। इस वक्त तक गवर्नर जो आ चुके थे वो शाइस्ता खान थे, शाइस्ता खान। और 1682 के समय में तो ये जो शाइस्ता खान थे, इससे विलियम वेज ने रिक्वेस्ट किया कि कुछ रियायतें हमको इस क्षेत्र में दी जाए, और रियायत मिलने के बाद उनका व्यापार जो था वो और ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो जाता, क्योंकि टैक्स वगैरह में उनको छूट मिल जाती। लेकिन इस चीज़ को लेकर के मुगल बादशाह से सलाह लेने के बाद उन्होंने मना कर दिया, और इस तरीके से कंपनी का जो ये मंसूबा था उस पर पानी फिर गया। अब आगे देखते हैं, ये 1682 तक की घटना है। अब इसके आगे क्या होता है कि 1686 में कंपनी चूंकि अब व्यापार में अपनी बहुत ज़्यादा लीन हो चुकी थी, वो किसी भी तरीके से ट्रेड में बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाना चाह रही थी, तो उसने इसमें कुछ गलत फैसले भी लेने शुरू कर दिए। तो 1686 में क्या होता है कि कंपनी के बीच और तत्कालीन जो मुगल बादशाह थे औरंगजेब, जो काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे, उनके बीच कुछ डिस्प्यूट हुआ। और कंपनी को ऐसा लगा कि वो बंगाल या फिर कोई जो पुर्तगीज होंगे, डच होंगे, उसके तरह इनको भी हम लोग टैकल कर लेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और औरंगजेब चूंकि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली, पावरफुल थे बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने अंग्रेजों को हरा दिया और हुगली के क्षेत्र से इनको भगा दिया। उसके बाद ये रिवर के पास, नदी के पास बहुत छोटे से एरिया में सिमट के रह गए। साथ ही साथ इस दौरान जो एक और घटना होती है जिससे औरंगजेब बहुत ज़्यादा नाखुश हो जाते हैं, वो है जॉन चाइल्ड, एक ब्रिटिश अधिकारी थे। उसने मुंबई के क्षेत्रों में मुगल शिप को
कैप्चर कर लिया था। जो हज पर जाने वाले यात्री इसमें बैठे हुए थे और उसको मुगलों के शिप को इन्होंने कब्जा कर लिया था। तो इसमें जॉन चाइल्ड को उसके बाद फिर हटा भी दिया गया था पनिशमेंट के रूप में। ये जॉन चाइल्ड का नाम भी काफी सारे एग्जाम में पूछा गया है, एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन था। अब चूंकि ब्रिटिश और दूसरे यूरोपीय कंपनियों में फर्क यही रहा कि इसीलिए ब्रिटिश जो है वो ज्यादा आगे बढ़े और बाकी यूरोपियंस उतने ज्यादा आगे नहीं बढ़े, क्योंकि अगर ये हार जाते थे उसके बाद निगोशिएशन बहुत जल्दी करने लगते थे, इनको झुकने में समय नहीं लगता था। तो ये क्या किए कि ब्रिटिश अब निगोशिएशन पे उतर आए मुगल्स के साथ, और इसमें जो सबसे प्रमुख व्यक्ति का नाम आता है वो एक ब्रिटिश एजेंट रहते हैं, जॉब चॉर्नॉक। जॉब चॉर्नॉक नाम के एक ब्रिटिश एजेंट जो थे, उन्होंने नेगोशिएशन का काम शुरू किया, और नेगोशिएशन में उनको जो उनका मेन मुद्दा था कि वो जमींदारी लेना कुछ क्षेत्र का, बंगाल के क्षेत्रों में। उसमें सूतानाती का एक क्षेत्र है, गोविंदपुर का एक क्षेत्र है, और कलिकता, जिसको कि कुछ जगहों पर काली घाट भी कहा जाता है। तो ये जो 3 गांव थे, ये 3 बहुत बड़े बड़े गांव थे, काफी बड़ा पॉपुलेशन और एरिया वाइज दोनों काफी ये बड़े गांव थे। तो इन क्षेत्रों को की जिम्मेदारी जो थी वो अंग्रेजों को मिल गई, और इसमें भी कौन, तो जॉर्ज चॉर्नॉक नाम के एक एजेंट जो थे उनको मिल गया। अब इस क्षेत्र से जो भी जमींदारी होती थी उसको वसूल करके वो खुद रखते थे, और एवज में जो पेमेंट देना होता था वो अंग्रेजों को देते थे। और वो जो पेमेंट जो था वो 1200 रुपये फिक्स हुआ। 1200 रुपये एनुअली जो थे वो पैसे देने थे, और बदले में तीनों क्षेत्रों की, तीनों गांवों की जमींदारी इनको मिल गई थी। अच्छा, इस वक्त जो बंगाल के जो गवर्नर थे वो कौन थे, अजीम उस-खान। ये काफी रिहायशी थे, ये बंगाल के तो गवर्नर थे लेकिन बंगाल में रहते नहीं थे, ये दिल्ली में रहते थे, और वहीं से रह के इन्होंने इस फैसले को ले लिया 1698 में। ये डेट भी पूछा गया। तो क्या हुआ कि जॉब चॉर्नॉक नाम के एक ब्रिटिश एजेंट ने 1698 में अजीम उस-खान, जो कि बंगाल के तत्कालीन गवर्नर थे, उनसे बंगाल के 3 गांवों की, गोविंदपुर, सूतानाती और कलिकता की जमींदारी ले ली। और जमींदारी जब खरीद ली तो उसके एवज में उन्होंने कितने पैसे दिए, तो 1200 रुपए। यहां तक क्लियर है? अब आगे देखते हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि 1700 के करीब में, चूंकि उन्होंने इतने बड़े क्षेत्र की जमींदारी ले ली तो उसका फोर्टिफिकेशन भी इन्होंने करना चालू कर दिया। फोर्टिफिकेशन करने के बाद वहां पे भी एक फोर्ट का निर्माण हो जाता है, और उस फोर्ट का नाम होता है फोर्ट विलियम, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। 1700 में ये जो सेटलमेंट था वो उसमें घेराबंदी हो गई, फोर्टिफिकेशन हो गया, और उसके बाद इसका नाम फोर्ट विलियम पड़ गया। और इस तरीके से वेस्ट इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया के बाद जो बंगाल का क्षेत्र था, जो भी हालांकि ईस्ट के क्षेत्रों में ही पाया जाता है, लेकिन ईस्ट में सबसे, ये पूरे भारत में उस वक्त देखे तो सबसे सुप्रीम प्रोविंस था। तो बंगाल में भी जो इनकी सुप्रीमेसी थी, इनका जो प्रभुत्व था, वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और फोर्ट विलियम को अपना सेंटर बना देते हैं, अपना हेडक्वार्टर बना देते हैं कंपनी के सारे ऑफिशियल वर्क का, इस तरीके से। और ये जो प्रेसिडेंसी बनी, ये जो क्षेत्र बना, इसके पहले अध्यक्ष या प्रेसिडेंट कह सकते हैं, वो चार्ल्स आयर को बनाया गया। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि पहले जो प्रेसिडेंट बने फोर्ट विलियम के, वो कौन बने, तो चार्ल्स आयर बने। इनका नाम भी पूछा गया है। तो ये 1700 तक की घटना है। अब आते हैं 1717। 1717 में एक ऐसी घटना हुई जिसने अंग्रेजों के प्रभुत्व को यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, या ये तय कर दिया कि अब अंग्रेज यहाँ काफी लंबे समय तक टिकने वाले हैं, और इस क्षेत्र पर न सिर्फ व्यापार बल्कि हर तरीके से प्रभुत्व जमाने वाले हैं। और उसमें यहाँ के स्थानीय शासकों का ही योगदान था, जिसमें सबसे जो मुख्य नाम आता है वो आता है मुगल बादशाह फर्रुखसियार का। इनके बारे में हम लोग पढ़े हैं कि ये काफी कमजोर शासक थे, इनको घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। तो इनके दरबार में एक ब्रिटिश ऑफिशियल गए जिनका नाम था सर जॉन सरमन। जॉन सरमन जब इनके दरबार में जाते हैं तो इनसे मांग करते हैं कि कंपनी को रियायत दी जाए, टैक्स फ्री ट्रेड करने का इजाजत दिया जाए, जो भी मुगल का क्षेत्र था, मुगल के आधिपत्य वाले जो भी क्षेत्र था। चूंकि मुगल का आधिपत्य, भले ही शासक कमजोर हो रहे थे लेकिन एरिया तो काफी बड़ा था, तो इन्होंने एक गोल्डन फरमान, शाही फरमान जारी कर दिया। शाही फरमान जारी कर दिया इन्होंने कंपनी के हित में। और इस शाही फरमान के अंतर्गत क्या होता है कि काफी सारे उसमें क्लॉज थे। पहला तो सिर्फ 3000 रुपए में, 3000 के एनुअल पेमेंट पे पूरे के पूरे बंगाल में टैक्स फ्री ट्रेड, 3000 रुपए में पूरे बंगाल में टैक्स फ्री ट्रेड करने का अधिकार दे दिया गया अंग्रेजों को। दूसरा, 10,000 रुपए एनुअल पेमेंट पे
टैक्स फ्री ट्रेड का अधिकार सूरत के क्षेत्र में दे दिया गया। तो बंगाल जो कि ईस्टर्न पार्ट का सबसे बड़ा क्षेत्र था उसमें मिल गया, और ईस्टर्न पार्ट ही नहीं पूरे भारत का उस वक्त का सबसे मजबूत, सबसे रिच और सबसे वाइड स्प्रेड क्षेत्र था। तो ये बंगाल का क्षेत्र मिल गया। वेस्टर्न प्रोविडेंस जो पूरा था उसमें सूरत का क्षेत्र इनको मिल गया। अब आगे देखते हैं। उसके साथ साथ इनको दस्तक जारी करने का भी, दस्तक यानी कि दस्तक एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है पास, ये पास जारी करने का। तो पास जो होता था, जो वो टैक्स फ्री ट्रेड का एक तरीके से वो इशू कर देते कि जिसके पास पास होगा उनको टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो इस चीज का उन्होंने बाद में दुरुपयोग भी किया था। तो टैक्स ये दस्तक जारी करने का इनको अधिकार मिल गया। उसके बाद क्या होता है कि जो इनका जो क्वाइंस बनते थे, इनको क्वाइन, जो कंपनी थी चूंकि यहाँ व्यापार कर रही थी तो क्वाइन का भी मिंटिंग करती थी बॉम्बे के क्षेत्रों में। तो इनका जो क्वाइन मिंट होता था, जो इनके सिक्के ढलते थे, उसको पूरे मुगल का जो रीजन था, मुगल की जो भी टेरिटरी थी, उसमें करेंसी का दर्जा दे दिया गया। तो वो भी एक बहुत ही उनके लिए लाभकारी सिद्ध हुआ अंग्रेजों के लिए। तो ये जो कुछ पॉइंट्स थे ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये ना कहीं कंपनी के भविष्य को यहाँ पर सेप अप किया, कंपनी को भविष्य को काफी ज्यादा उज्जवल बना दिया भारत में, जिसमें बहुत बड़ा योगदान फर्रुखसियार का रहा। और इस चार्टर को या फरमान, जो शाही फरमान कहते हैं, इसको कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंपनी का जो मैग्ना कार्टा था वो किस मुगल बादशाह के द्वारा जारी किया गया था, तो फर्रुखसियार के द्वारा जारी किया गया था। और उस वक्त मुगल जो बादशाह जारी किए थे तो किस ब्रिटिश ऑफिशियल के रिक्वेस्ट पे, तो सर जॉन सरमन के रिक्वेस्ट पे। तो ये एक तरीके से कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई जो कंपनी का व्यापारिक जो यहाँ पे डेवलपमेंट होता है उसमें सभी यूरोपीय कंपनियों के आगमन के दौरान जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें है। एक यहाँ पर पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, जो काफी कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है कि चूंकि ये जो कंपनी आई हुई थी यहाँ पर पहले से, और तो इसका तो नाम कुछ और था, लेकिन फिर बाद में इसको ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से हम लोग क्यों पढ़ते हैं? क्या यही कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानी जाती है? तो ऐसा नहीं था। 1688 के दौरान में ब्रिटेन में क्रांति होती है और उसके बाद वहां पे कुछ बदलाव आते हैं। इसी दौरान एक और कंपनी वहां पे विकसित होती है, और एक और जो कंपनी विकसित होती है तो वो इस चीज को चैलेंज करती है, यहाँ की एक ही कंपनी को व्यापार करने का अधिकार क्यों दिया गया, इस मोनोपोली को वो चैलेंज करती है। तो चैलेंज करने के बाद उनको वहां के पार्लियामेंट से चार्टर दे दिया जाता है कि वो भी इस क्षेत्र में जाकर के व्यापार कर सके, लेकिन वो यहाँ पे उतने ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होते हैं। यहाँ वो जो कंपनी आती है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होती है। तो सक्सेसफुल चूंकि नहीं होती है कोई भी कंपनी, तो उसको उसके बाद मर्ज कर दिया जाता है ताकि उसके पूंजी को बचाया जा सके, जो कि उनका इन्वेस्टमेंट था उसको बचाया जा सके। तो यही होता है, दोनों कंपनियों को वहां पे मर्ज कर दिया जाता है। जो पहले से 1608 में जो कंपनी आई रहती है उसको, और जो 1688 में कंपनी आती है उसको भी, दोनों को मर्ज कर दिया जाता है। और उस मर्जर के बाद जो कंपनी बनती है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भारत में आगे व्यापारिक रूप से या प्रशासनिक रूप से हर रूप से शासन कर। और मर्जर के बाद जो ये कंपनी रहती है इसी को आगे हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं, जो कि 1857 की क्रांति तक भारत में रूल करती है डायरेक्ट रूप से। उसके बाद चूंकि क्राउन रूल आ जाता है तो कंपनी का रूल खत्म हो जाता है। तो ये एक तरीके से आज का हमारा टॉपिक था जिसको हम लोग कंक्लूड करते हैं। एक बार हम लोग अगर मैप के माध्यम से इसको देखना चाहें तो इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से कंपनी ने शुरुआत की वेस्टर्न रीजन से। ये जो गुजरात के सूरत में इस क्षेत्र में आए, और सूरत में आने के बाद इन्होंने इस क्षेत्र में सेटलमेंट अपना किया। सूरत में इन्होंने अपना फैक्ट्री लगाया, अहमदाबाद में, भरूच में, इन क्षेत्रों में, और फिर बॉम्बे का जो क्षेत्र इनको मिल गया, बॉम्बे का क्षेत्र, तो इसको इन्होंने अपना हेडक्वार्टर बना दिया। तो पूरा जो वेस्ट इंडिया जो था उस पर कंपनी का शासन हो गया। उसके बाद ये लोग दक्षिण में आए, और दक्षिण में जो गोलकोंडा का क्षेत्र था इस पे इन्होंने शासन किया। वो जो मद्रास, जो तमिलनाडु का ये पूरा रीजन है, वो मद्रास के क्षेत्रों में, गोलकुंडा जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का जो रीजन है वो इस क्षेत्र में। तो एक तरीके से साउथ इंडिया में इनकी सुपरमेसी स्थापित हो गई। उसके बाद ये उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में आए, और फिर बंगाल के क्षेत्रों में इन्होंने अपना प्रभुत्व जमाया। तो धीरे धीरे कंपनी, उस वक्त चूंकि बंगाल जो था वो सिर्फ बंगाल ही नहीं था, वो उड़ीसा का क्षेत्र था, वो बिहार, उड़ीसा, असम, इन सभी क्षेत्रों को मिलाकर के बंगाल कहा जाता था। तो बंगाल का एक काफी बड़ा एरिया जो था उस पे अंग्रेज ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया। तो ये एक तरीके से हम लोग मैप के माध्यम से इसको देखें।
चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल एकेडमिक विंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।